देश में टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था और इसे 2022 में ही बैन कर दिया गया। लेकिन इसकी हरकतों को देखते हुए लगातार जांच एजेंसियां इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। बीच बीच में इसको लेकर बड़ी कार्रवाई भी की जाती है। देश के अलग अलग राज्यों में इस संगठन ने अपने जाल फैलाए हुए हैं और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। इसी बीच पीएफआई को लेकर एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ एनआईए का तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज बात होगी एनआईए के एक्शन की। पर्दा उठाएंगे पीएफआई पर बैन, आतंकवाद, फंडिंग, सीक्रेट एजेंडा जैसी तमाम मुद्दों से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर पीएफआई, संगठन से जुड़े ठिकानों पर एनआईए का एक्शन। यूपी समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी, 4 लोगों से बंद कमरे में की गई पूछताछ। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में एनआईए का पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े अन्य संगठनों पर एक्शन जारी है। एनआईए इनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। खबर है कि ये छापेमारी यूपी के अलावा राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कई राज्यों में की जा रही है। इनमें यूपी के भी कई जनपद शामिल हैं। जानकारी के अनुसार एनआईए की टीम सुबह करीब 5 बजे से ही पीएफआई से जुड़े संगठनों पर छापेमारी कर रही है। इनमें राजधानी लखनऊ समेत सीतापुर, बहराइच, हरदोई और बाराबंकी जैसे जिले शामिल हैं। एनआईए की टीम पैरामिलिट्री फोर्स और महिला पुलिस कर्मियों के साथ इन संगठनों के ठिकाने पर पहुंची, जहां छापेमारी की गई। वहीं खबर के अनुसार लखनऊ में मदेगंज के बड़ी पकरिया इलाके में एक ही मोहल्ले के 3 घरों में एनआईए की छापेमारी चली। इस दौरान पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पूरे इलाके को सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि कहां पर किस तरह से एनआईए का एक्शन देखने को मिला। दरअसल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 6 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। यह सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 12 ठिकानों पर चल रहा है। बता दें कि पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। सबसे पहले बात यूपी की। यूपी के 5 शहरों लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर और हरदोई में छापेमारी हुई। बताया जा रहा है कि छापेमारी केस नंबर 31/2022 के तहत की गई। लखनऊ के मदेगंज के बड़ी पकड़िया इलाके में सुबह 4 गाड़ियों से एनआईए की टीम पहुंची। पुलिस की टीम भी मौजूद रही। अफसर डॉक्टर शमीम ख्वाजा समेत 3 घरों में छानबीन हुई। इस दौरान गली को दोनों तरफ से सील कर दिया गया। वहीं एनआईए का एक्शन एमपी में भी देखने को मिला। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भोपाल के खानो गांव में दबिश दी। यहां से एक बुजुर्ग को हिरासत में लिया। उसका नाम मुश्ताक खान बताया जा रहा है। वह करीब 1 साल पहले ही इस इलाके में रहने आया था। जांच एजेंसी को उसके पीएफआई से संपर्क के इनपुट मिले। इतना ही नहीं, 7 घंटे की पूछताछ के बाद बुजुर्ग को छोड़ दिया गया। इससे पहले एनआईए ने करीब 2 महीने पहले जहांगीराबाद इलाके में छापेमारी की थी। बता दें कि राजस्थान के टोंक शहर में एनआईए की टीम ने बड़ा कुआं क्षेत्र में एक मकान पर छापेमारी की कार्रवाई की। टीम ने संदिग्ध व्यक्ति और उसके परिवार से भी पूछताछ की। हालांकि टीम ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। करीब 3.5 घंटे चली कार्रवाई और पूछताछ में संदिग्ध व्यक्ति और उसके परिवार से पूछताछ करके टीम वापस लौट गई। अब आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगा दिया। गृह मंत्रालय ने इस संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया था क्योंकि संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले थे। केंद्र सरकार ने यह एक्शन यूएपीए के तहत लिया। सरकार ने कहा था कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। अब वक्त हो चला है पीएफआई से जुड़े उन पॉइंट्स पर बात करने का जो जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करेंगे पीएफआई से खतरे की। पीएफआई और इससे जुड़े संगठन गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। ये गतिविधियां देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। इनकी गतिविधियां भी देश की शांति और धार्मिक सद्भाव के लिए खतरा बन सकती हैं।
यह संगठन चुपके चुपके देश के एक तबके में यह भावना जगा रहा था कि देश में असुरक्षा है और इसके जरिए वो कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहा था। और अब बात पीएफआई के एजेंडे की। क्रिमिनल और टेरर केसेस से जाहिर है कि इस संगठन ने देश की संवैधानिक शक्ति के प्रति असम्मान दिखाया। बाहर से मिल रही फंडिंग और वैचारिक समर्थन के चलते यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। पीएफआई खुले तौर पर तो सोशियो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, पर यह समाज के खास वर्ग को कट्टरपंथी बनाने के अपने सीक्रेट एजेंडे पर काम कर रहा है। ये देश के लोकतंत्र को दरकिनार कर रहा है, ये संवैधानिक ढांचे का सम्मान नहीं कर रहा। तीसरी बात इस संगठन के मजबूत होने की वजह की। पीएफआई ने अपने सहयोगी और फ्रंट बनाए। इसका मकसद समाज में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, इमामों, वकीलों और कमजोर वर्गों के बीच पैठ बढ़ाना था। इसमें पैठ बढ़ाने के पीछे पीएफआई का एकमात्र लक्ष्य अपनी मेंबरशिप, प्रभाव और फंड जुटाने की क्षमता को बढ़ाना था। इन संगठनों की बड़े पैमाने पर पहुंच और फंड जुटाने की क्षमता का इस्तेमाल पीएफआई ने अपनी गैर कानूनी गतिविधियां बढ़ाने में किया। यही सहयोगी संगठन और फ्रंट्स पीएफआई की जड़ों को मजबूत करते रहे। आगे बात इसके फंडिंग की। बैंकिंग चैनल्स, हवाला और डोनेशन आदि के जरिए पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों के लोगों ने भारत और विदेशों से फंड इकट्ठा किया। यह उनके सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र का ही एक हिस्सा था। इस फंड के छोटे छोटे हिस्सों को कई अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए और ऐसा दिखाया गया कि यह लीगल फंड है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपराधिक, गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियों में किया गया। पीएफआई की ओर से जिन जरियों से बैंक अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर किया गया वह अकाउंट होल्डर के प्रोफाइल से मैच नहीं करता। इस फंड के जरिए पीएफआई जिन गतिविधियों को अंजाम देने का दावा करता है वह भी नहीं किया गया। इसके बाद इनकम टैक्स ने पीएफआई और रेहाब इंडिया फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। बता दें कि सच्चाई सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात सरकार ने भी पीएफआई को बैन करने की सिफारिश की थी। और अब बात पीएफआई के इंटरनेशनल कनेक्शन की। दरअसल संगठन के मेंबर्स ने इराक, सीरिया और अफगानिस्तान में आईएसआईएस ज्वाइन किया। कई मुठभेड़ों में मारे गए, कई मेंबर्स की गिरफ्तारी हुई। देश में भी राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मेंबर्स को अरेस्ट किया। पीएफआई के कुछ फाउंडिंग मेंबर्स सिमी के लीडर्स थे। इसके संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से थे। ये दोनों प्रतिबंधित संगठन हैं। अगले पॉइंट्स में बात इसके टेरर और क्रिमिनल एक्टिविटी की। पीएफआई द्वारा किए गए अपराधों में प्रोफेसर का हाथ काट देना, दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों की हत्याएं कर देना, बड़ी हस्तियों और जगहों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक जुटाना और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करना शामिल है। जानकारी के अनुसार साल 2006 में मनीथा नीति पारासाई यानी कि एमएनपी और नेशनल डेवलपमेंट फंड यानी कि एनडीएफ नामक संगठन ने मिलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का गठन किया। यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में ही सक्रिय था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अब यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में यह फैल चुका है। बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन है जिस पर आतंक की कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। इस दौरान इसके कई कार्यकर्ता पकड़े गए। इनसे कई दस्तावेज भी मिले जिसमें लिखा था कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। वहीं देश में कई हिंसा, दंगा और हत्याओं में पीएफआई का नाम आता रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जब भी कोई बड़ा कांड होता है शुरू से ही विवादित इस संगठन पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया जाता है। नागरिकता संशोधन कानून के दौरान शाहीन बाग हिंसा, जहांगीरपुरी हिंसा से लेकर यूपी में कानपुर हिंसा, राजस्थान के करौली में हिंसा, मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा और कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या समेत देश भर में कई हिंसा और हत्याओं में इस पीएफआई संगठन का नाम आ चुका है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप लगा है, जिसके सबूत भी जांच एजेंसियों को मिले। यही वजह है कि हिंसा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इस संगठन के शामिल होने के सबूत मिलने के बाद इस पर बैन लगा दिया गया। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।